हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मेहनत कर लीजिए, कम समय है। जितना आप अच्छा यूटिलाइज करेंगे अपने वक्त को उतना अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। आज की जो ये क्लास आप सभी देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाल विकास का 2019 का पेपर देखने चल रहे हैं। पेपर कैसे आया था आपने देखा है। आंसर राइट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि उचित आंसर आप क्या लिख सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दूंगी। आप शालिनी नेट क्लासेस बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। ये आपका पहला पेपर होगा, 50 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम इंटरवल आपका होगा, ठीक है। आपकी शुरुआत बाल विकास से ही होगी। 2 घंटे आपको मिलेंगे, अच्छे से आपको आंसर राइट करना है और बढ़िया नंबर आपको लेके आना है। जो भी लोग मेरे चैनल पहली बार नए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे। नो डाउट, चलते हैं बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ था। ये रिसेंट का है इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, ठीक है। पहले हम पेपर को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चीज़ें करेंगे। ये रहा पेपर। जिसको भी क्लियरफाई से नहीं दिख रहा हो, या तो आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, या तो अपने साथ आप जो है, या तो अपने साथ प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में दिया हुआ बैक साइड पे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस क्लियरफाई दिखते रहेंगे। पहला पेपर ये आपका होगा बाल विकास का, जो कि आप देख रहे हैं 2019 में आया हुआ था। क्या फॉर्मेट था ये समझते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का आपका समय मिलता है। ये आपका पहला पेपर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ठीक है। बहुविकल्पी से एक बात बताना चाहूँगी, जिसका भी 15 आउट ऑफ 15 मिलेगा वो बहुत अच्छा नंबर पाएगा। डन है, क्योंकि इसी पे टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी अंदर वाली चीज़ों पर उतना फोकस, उतना टेंशन नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा इसी पे रहता है। जिसका 15 ये बेस्ट, उसका सब कुछ द बेस्ट। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है, किसने कहा है? स्किनर ने, ड्यूवी ने, अरस्तू ने, वुडवर्थ ने। फटाफट आप सभी कमेंट करते हुए बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा है, कई बार मैंने भी बताया है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन, फूड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज में रहने के लिए, समाज में जीने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर शिक्षा नहीं है तो आप समाज में जी नहीं सकते हैं। ये चीज़ हकीकत है, आप देख लीजिएगा, आप चाहे जिस एनवायरनमेंट में रहते होंगे, ठीक है। तो ये कथन किसका है? राइट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, वुडवर्ड साहब ने ये बात कही है, नो डाउट। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक, डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला कारक बुद्धि होता है, यौन होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उपयुक्त सभी। सेकंड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये चीज़ खुद सोच कर देखिए। आपको ये प्रश्न है, आपके पास आंसर है, आप कर लेंगे, लेकिन इसी तरह के आपको मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। आज विकास पूछा है, कल आपको वृद्धि पूछ लेगा। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, एक जैसा नहीं है। एक ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को मैं बता दूं कि राइट आंसर उपयुक्त सभी। तीसरा है टोली आयु कहते हैं। टोली आयु दैट मीन गैंग एज। गैंग कब बनाते हैं बच्चे? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, टेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टेट के लेवल से इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा, थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। कब बनाते हैं आप गैंग एज, किस उम्र में बनती है आपकी गैंग एज, बताइए। हम सभी ने बनाई थी, मैंने भी बनाई थी, बहरहाल आज नहीं है लेकिन मैंने भी बनाई थी। बताइए कब बनेगी। तो राइट आंसर है बाल्यावस्था, दैट मीन चाइल्डहुड। इसमें जब आप रहते हैं ना, तो आपको अपने जैसे बच्चे मिलते हैं, एकदम पीयर्स मिलते हैं, अपने ग्रुप्स के मिलते हैं, कलीग्स मिलते हैं, तो वो एक टोली अपने आप बन जाती है, ठीक है। और उसमें सबसे अच्छी रहती है कि मैं नेता बनूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये रही बात की बात। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। टेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, टेट में इस लेवल के प्रश्न आते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के ही 4-5 वर्षों में बन जाता है। जैसे होता है ना कि ये चीज़ें पहले से पता चल जाती है, लगता है कि गुण देखते रहता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खुरपेज करने लगा, नेट बोल्ट खोलने लगा तो ये बनेगा, वो करेगा, वो करेगा, तो ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं। फ्राइड ने कहा है, क्रोएनक्रो ने कहा, हरलॉक ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा, ये कथन किसका है, डेफिनेशन किसकी है। तो आप सभी को बता दो, फ्राइड साहब ने कहा है। फ्राइड साहब ने ये बात कही है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के ही 4-5 वर्षों में पता चल जाता है कि वो क्या बनेगा।
नो डाउट। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? चाइल्डहुड में एजुकेशन का जो स्वरूप है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक मॉडल है, वह कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली वाली शिक्षा दी जानी चाहिए और पीट पीट कर अध्यापक द्वारा दी जानी चाहिए। पिटाई करने वाले अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ये सीटेट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। तो आप सभी को बता दूँ, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। खेल के द्वारा, खेल खिलाकर सिखाइए। शुरू में जब आप कॉलेज स्कूल जाते हैं तो आपको सबसे पहले प्ले ग्रुप में भेजा जाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है? गुब्बारा है, बंदर है, घोड़ा है, तमाम खिलौने, उसके थ्रू आपको सिखाया। तो क्या सिखाएंगे? उनकी आवाज़ सिखाएंगे, कहाँ रहते हैं ये बताएंगे, किस तरह के होते हैं बताएंगे, उनके कितने जो बच्चे होते हैं उनकी नाम बताएंगे। यही एक्सेट्रा जो चीज़ें खेल खेल के थ्रू बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। क्या होता है घरों में, देखिए जैसे छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो उनको आप चिड़ियों से अवगत कराते हो। बेटा देखो चिड़िया है, ठीक है, बंदर आया तो बंदर के बारे में बताए, बिल्ली आई, कुत्ता आया, गाय आई, क्यों बताते हो? वो क्या हुआ? सीखा ना। गाय कैसे बोलती है, बंदर कैसे बोलता है, बंदर क्या खाता है, बंदर केला फेमस है, गाय कैसे जानवर शाकाहारी है। यही तो आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, शुरुआत से सिखा रहे हैं ना। तो वही चीज़ है कि खेलो और रचनात्मक, खेल खेल के थ्रू आप सिखा देंगे, बच्चे को पहले से प्रिपेयर रहेगा। क्वेश्चंस को आप अगर समझ कर चलेंगे तभी आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे, ठीक है। डीलेट की तैयारी के लिए सिर्फ नहीं करिए, टेट के लिए भी करिए। मैंने आपको बता दिया ये सीटेट का क्वेश्चन, इसके ऊपर जो आया था वो टेट का क्वेश्चन था। प्रिपरेशन रहेगी तभी आप इस चीज़ को मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक के, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए टीचर को कौन सा रोल प्ले करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, आचरण प्रस्तुत करना चाहिए और उपयुक्त शिक्षण प्रविधि को प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त सभी। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं, घबराइए मत, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दो, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। स्नेह सहानुभूति होगी तो आप नहीं डरेंगे, बच्चे आपसे पूछ लेंगे। आज सपोज करिए, सारे एग्जाम्पल आप तब किया करिए जब आप खुद सोचिए कि आप प्राइमरी में गए हैं और बच्चा आपसे डर रहा है। क्या करेंगे आप? उसको कैसे सिखाएंगे? आपकी जांच हो गई, बच्चे आ गए, आजकल चेकिंग वगैरह चलती रहती है और वो बच्चा डर रहा, कभी कुछ पूछा ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? आपका प्रेम इतना, स्नेह, आपका व्यवहार इतना प्रेम पूर्वक होना चाहिए कि बच्चे आपके साथ मित्रवत व्यवहार करें और पूछ सकें, वो डरे नहीं। छोटी जात के हों या किसी भी जात के हों या गंदे कपड़े पहने हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको सिखाइए, आगे चल के सीखेंगे ना वो। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखिए तो आप आंसर सही चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7 क्वेश्चन रहा, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग, सीखना, चिंतन, तर्क, कल्पना। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। 7 का राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में, किस तरीके से किया जाना चाहिए? तो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। चिंतन, कोई चीज़ है, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ हल्की सी फंस गई तो आप क्या करेंगे? तोड़ देंगे, सब खराब कर देंगे? नहीं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, सोचेंगे उसके ऊपर, थिंक अबाउट इट। कहा जाता है ना कि थिंक अबाउट इट, आपको आगे कल चल कर क्या बनना है, क्या करना है, थिंक अबाउट इट। तो वही चीज़ यहाँ पे आप चिंतन करेंगे, अब क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना है। कल्पना, दैट मीन इमेजिनेशन। भाषा विकास पर ध्यान देना है, कहानी सुनने में देना है, काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए अवसर देना है या उपयुक्त सभी। 8th का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी मुझे बताइए कि कल्पना के विकास, इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? अपनी भाषा विकास पर ध्यान रखेंगे, कहानियों को सुनने में रखेंगे या काल्पनिक खेल क्रियाओं में करेंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कैसे होगा ये आपको जानना ज़रूरी है। भाषा विकास पर ध्यान रखना हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको चीज़ें किसी एक मोटिव के थ्रू जाननी हो कि मुझे इस चीज़ को डेवलपमेंट करना है या यही विकास करना है, तो वो शिक्षा के लिए आपको भाषा की ज़रूरत पड़ जाएगी। कहानी सुनने से क्या है कि जैसे आधी कहानी आपके टीचर ने आज बता दी और बोल दिया कि नेक्स्ट कहानी कल सुनाएंगे, तो आप में ना इमेजिनेशन है, अच्छा आगे क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, तो उससे क्या हो, शिक्षा आपने सोचा ना, अपना दिमाग यूज़ के शिक्षा में फ़ायदा हुआ। काल्पनिक खेल क्रियाओं में कुछ आप मन में ही सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा खेल होना चाहिए, हम ऐसा खेलेंगे या हम ऐसा करेंगे, तो इन सबसे क्या हुआ, इमेजिनेशन का विकास हुआ, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ी। ठीक है। 9th क्वेश्चन ये रहा, थॉर्नडाइक ने दिया है
क्या दिया है थॉर्नडाइक साहब ने? प्रभाव का नियम, तत्परता का अभ्यास का उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने करवाया भी है, नियम अच्छे से बताए भी हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिद्धांत वगैरह तो बहुत हो, ये टेट का क्वेश्चन है, टेट का क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा, टेट का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। प्रभाव का नियम दिया है और तत्परता का नियम दिया, अभ्यास कर। आपको आज का एक टास्क बता दे, तो ये बताइए कि ये कौन सा नियम है, मुख्य नियम है या गौण नियम है? मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्या है। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या कोई नहीं। प्रेरणा होती है, प्रेरणा किस में होती है, कैसी होती है, ये आपको बतानी है, किस रूप में होती है ये आपको बतानी है। बताइए 15वां का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को मैं बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती है, पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों का पड़ता है, ठीक है। आपको प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, आपको ही नहीं मुझे भी पड़ती है, ठीक है। हम सभी को प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा अपना अलग अलग छाप छोड़ती है। आप सकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, नकारात्मक ही सोचेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, आप परेशान रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन रहा, जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बहुत बार कराया, बहुत बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेट का क्वेश्चन है ये, टेट में आया है, बहुत बार आया है, 1000 बार आया है, 1000 बार आएगा। तो राइट आंसर है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 4 अवस्थाएं। अब उन अवस्थाओं का नाम आपको बताना है टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आपसे 5-6 क्वेश्चन अराइज करता है, वही कला आपको सीखनी है और आपको कुछ नया नहीं सीखना है, कुछ नया आपसे पूछेगा भी नहीं, लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड सिलेबस है, तो क्या पूछेगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत बताइए। अधिगम स्थानांतरण, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सभी लोग को बताना है। बताइए क्या होगा 12th का। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, यूटिलाइज करिए अपने वक्त को, बहुत कीमती है, आप तो कर ही लीजिए ना। राइट आंसर यहाँ पे है डी ऑप्शन करेक्ट है। मानसिक शक्तियों का विकास बहुत ज़रूरी है, समान तत्वों का सिद्धांत भी और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये अधिगम स्थानांतरण के एक तरीके हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। 13वां प्रश्न रहा, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, निर्देशित, जागृत, व्यवहार को प्रचालित प्रेरक। बहुत अच्छा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी टेट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, ए ऑप्शन करेक्ट है, अर्जित प्रेरक, अपने प्रयासों से प्राप्त करना। एंड ये जो अर्जित है, अर्जित प्रेरक का मतलब है ग्रहण करना, चीज़ों को सीख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। मेमोरी जो होती है, किसी चीज़ को सीखे उसका एक सीधा रिजल्ट है, उपयोग है। तो यह कथन किसका है? वुडवर्ड का, स्किनर का, मैक्ट्यूगल का, रॉस का। बताइए किसका, किसने कहा है? यह स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसका कथन है? तो राइट आंसर है वुडवर्ड साहब ने कहा है। इन लोगों ने जितने परिभाषाएं दी हैं, जो बातें कही हैं, वो फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूफ के साथ कही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आंकड़ों के प्रकार, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत और उपयुक्त सब, कोई में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंकड़ों के प्रकार हैं, आंकड़े यानी कि डाटा, इनका क्या ये प्रकार है, टाइप है? तो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, ना वर्गीकृत, ना अवर्गीकृत, ना दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 16वां प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट करिए। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है। आप अगर बाल विकास से भी टॉपिक कभी भी पढ़ा है और बाल विकास का अर्थ आप समझ रहे हैं, इसको आपको अपने मन से लिखना है। मैं आपको बताऊंगी तो जरूर, लेकिन इसको तो आपको अपने मन से लिखना। 1 नंबर फ्री का है, ठीक है। इसका कोई सिद्धांत, कोई रूल, कुछ नहीं, जिसने भी हल्का सा भी पढ़ा है वो कर ले जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, इनको क्यों यूज़ है, इनका शिक्षा में क्या प्रभावित होगा, यही आपसे पूछ रहा है। जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो सूत्र दिए गए, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका कैसे आप यूज़ करके अपने शैक्षिक महत्व में यूज़ कर सकते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। 18वां प्रश्न है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आप इन्फेंसी में थे या हैं या कोई और बच्चा है तो उस समय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसा आप चाहते हैं कि मॉडल उस समय क्या हो जब आप इन्फेंसी में हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखी। चाइल्डहुड के टाइम पीरियड में जो मेंटल डेवलपमेंट की 2 विशेषताएं आपको बतानी कि क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। 20वां है, वैकल्पिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है, आप उससे क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। 21वां है, बालक के विकास में संचार के माध्यम से 2 लाभ बताइए। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा, वो कैसे यूजफुल होगा, वो भी बच्चे के विकास में, आपको ये लिखना है। चिंतन क्या है ये बताना है। अधिगम से क्या समझते हैं ये बताना है।
बालक के विकास में अधिगम की सम्मेलन विचार गोष्ठी विधि, ये सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि क्यों उपयोगी है, क्यों करवानी चाहिए, आपको बताना है। 25वां प्रश्न यहीं पे देखिए, मैंने ये प्रश्न आज नहीं लिखा है, सिर्फ इसका आंसर लिखा, यहीं आप समझते हुए चलिए। जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने पर प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के लिए बिना भोजन दिए कुत्ते का लार निकलता है, या कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत है। एक बात बताना चाहूँगी, ये टेट का क्वेश्चन है, कई बार आता है, बहुत बार आता है, आपको मैं क्लियर बताऊँगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण बताइए और दूर करने के उपाय भी बताइए, कैसे आप दूर करेंगे। अधिगम स्थानांतरण क्या है, ये आपको बताना है। प्रतिद्वंद्विता क्या होती है, ये आपको बताना है। ये बढ़िया है, फ्री का नंबर ले आएगा। बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए, ये भी फ्री का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र बहुत बार बताया है। 30 क्वेश्चन आपके हो गए। अब बारी लघुत्तरी की। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आए, क्यों घबरा रहे हैं, मत घबराइए, बहुत आसान है। मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से अच्छा करवा दूंगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। 31वां प्रश्न है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारे जो कारण क्रिएट हो जाते हैं, किस वजह से नहीं कर पाए, वो क्या है। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, ये संधि काल का शिक्षक और अभिभावक के लिए महत्व है। जब बच्चा अब आ गया किशोरावस्था में तो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, तो वो सब आपको बताना है कि वो परिवर्तन हो रहा है तो क्या मतलब, क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप पर। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये टेट का क्वेश्चन है, टेट के लेवल का क्वेश्चन है ये। फिर है प्रयास अथॉरिटी के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए शिक्षा में किस प्रकार का, ये भी बहुत बढ़िया है, टेट का क्वेश्चन है। ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ करके आपके एजुकेशन में क्या उपयोगिता है, क्या आप उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। मैं आपको थोड़ा फटाफट इसलिए करवा रही हूँ, ये तो मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, आप पेपर से अवगत रहिए। क्वेश्चन आंसर अभी करवाऊंगी तो अपनी स्पीड को भी स्लो कर लूँगी, घबराइए मत बिल्कुल भी, टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आपका मैं। फिर यहाँ पे है 35वां है, स्किनर के प्रक्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा है, टेट के लेवल का क्वेश्चन है ये सब। सीखने सिखाने के विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंगे। अभिप्रेरणा एक होता है ना, हर एक पॉइंट में, हर एक क्वेश्चन में कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है कि बस मुझे मिल गया, अब हम लिख जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को करिए आप, ठीक है। अंतर्दृष्ट और पूर्वदृष्ट पर निहित सिद्धांत है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, बहुत अच्छा है। सांख्यिकी के महत्व को समझाइए, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराइए मत, आराम से कर ले जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अब बारी है, हमने पेपर देख लिया ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप अटेंशन के साथ और सुनिएगा, ठीक है। मैंने आपको 15 क्वेश्चन जो ऊपर थे एकदम बहुविकल्पी वहीं करवा दिया, उसको मैंने यहाँ नहीं लिया है, ठीक है। अब बारी है अतिलघुत्तरीय प्रश्न की, और मैं जो ये क्वेश्चन आपको करवाने चल रही हूँ उससे आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, इसको आप रट नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है रटने का आपके पास, आपको बस मेरी बात को सुनना है ध्यान से, और क्या क्या लिखना है। एक टॉपिक में आपको आंसर दिखा रही हूँ, आपको किस फॉर्मेट में अपने अंदाज में लिखना है, वही आपको यहाँ से आज सीख कर जाना, और आपको कुछ नहीं सीख के जाना है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, जो टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक का बस आप कमेंट में नाम लिख देंगे, मैम इस चीज़ में ये चीज़ फंस रही है, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगी या टेलीग्राम पर स्पेशल नाम से शेयर कर दूंगी, घबराइए मत, सिर्फ अच्छे से पढ़िए। अब बारी है अतिलघुत्तरीय प्रश्न की, जो कि 1 नंबर का होता है, 16वां प्रश्न से शुरुआत होती है। पहला है प्रश्न क्या, कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो चेंजेस आते हैं, उनका संबंध आपके शरीर से, आपके मन से, दोनों से होता है, कैसे होता है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए मैंने क्या आंसर्स का लिखा हुआ है, बहुत मेहनत से मैंने आज ये आंसर को तैयार किया, समझते हुए चलिएगा। बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोन्स में भी परिवर्तन आता है। जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये सारा परिवर्तन ले आते हैं, टेस्ट में, स्वाद में, फैशन में, मतलब हर चीज़ से ओवरऑल चेंजेस आने लगते हैं। शुरुआत में उस चीज़ों की भूख नहीं रहती, लेकिन आगे चल के हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपके हार्मोन्स डेवलप हो गए, आपके हार्मोन्स ग्रोथ हो गई। वही चीज़ कह रहा है कि बालक के विकास में सिर्फ उसके शरीर पर नहीं प्रभाव पड़ता है, उसके हार्मोन्स में भी चेंजेस आता है, जिसका प्रभाव उसके मन में पड़ता है। मन में चेंजेस आप मन के ऊपर है, जैसे मन की आज पढ़ा नहीं, मन क्या नहीं पढ़ा, तो ये हार्मोन्स से भी रिलेटेड रहता है, ठीक है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है,
बल्कि मानसिक रूप पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं चेंजेस ले आती हैं, मानसिक रूप में भी चेंजेस ले आती हैं। इससे प्रभाव पड़ता है। अगर आप एकदम पॉजिटिव वे में रहेंगे तो आप मन को डेवलप कर ले जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, आपका विकास अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर होगी ना, तो वो चीज़ आपके लिए गलत इम्पैक्ट प्रेजेंट कर देगी। ठीक है, तो ये सर और मन दोनों से प्रभावित होते हैं। इनमें हार्मोन्स का अच्छा सा रोल होता है। ये परिवर्तन करते हैं, बालक के विकास में एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हिंट लेके जाइएगा, वही आप करके आइएगा। हिंट ले लीजिए, वहाँ पे अपने तरीके से आप लिख लीजिए। यही आपको आज मुझसे सीख कर जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। बाल विकास के जो सिद्धांत है उनका एजुकेशन में क्या महत्व है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। देखिए इसका आंसर मैंने क्या लिया है। बाल मनोविज्ञान की समझ होना ज़रूरी है। बाल मनोविज्ञान की चाइल्ड साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जिससे शिक्षक नौनिहालों के मनोभाव को पढ़कर उसी के अनुरूप शिक्षा मुहैया करा सके। मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना है, 50 बच्चे हैं तो आपको 50 को लेकर चलना है। कोई तेज़ होगा, कोई मिडिल होगा, कोई बहुत कमज़ोर होगा। कैसे करेंगे? आप सिर्फ तेज़ वाले को लेकर चलेंगे? नहीं, आपको हर उन छोटे छोटे नौनिहालों को, हंसते हुए चेहरों को आपको ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसे तरीके से देना है कि सबका सर्वांगीण विकास हो सके। एक बात और बताना चाहूँगी, सर्वांगीण विकास, कुछ शब्दों को अपने डायरी में या कहीं भी नोट कर लीजिए कि मुझे हर क्वेश्चन में ये वर्ड घुसेड़ना है, हर आंसर में मुझे ये वर्ड डालना है। सर्वांगीण विकास हो गया, और विभिन्नताएं हो गई, अधिगम हो गया, प्रभावित कारक हो गया, बहुत कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको हर आंसर में उनकी खूब सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको उनको इंक्लूड करना होगा। ऐसे आंसर राइटिंग अच्छी होगी आपकी। महत्व बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विश्वसनीय समाधान है। आप अगर अपने व्यवहार में चेंजेस ले आएंगे, बाल मनोविज्ञान से अवगत रहेंगे, तो उनमें आप विश्वास बना पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे, वो आपसे बात कर पाएंगे। बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधि की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे हैं वैसे वैसे उनके सामने आप पाठ्यक्रम को ले जाइए। 5th क्लास के बच्चे के सामने 10th का नहीं ले जा सकते, उससे कुछ नहीं आएगा, वो अबोध बालक है। ठीक है, तो जैसे बच्चे रहें उनके हिसाब से आपको शिक्षा देनी चाहिए। 18वां प्रश्न आपके सामने ये है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इन्फेंसी के समय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, जिससे बच्चे का अच्छे से अच्छा विकास हो सके। शैशवावस्था में पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके द्वारा बालक को आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। अच्छी आदत, गुड हैबिट्स को, मानसिक क्रियाओं का शिक्षण, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए आपको उसको प्रेरित करना चाहिए। मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। सामाजिक भावना और ज्ञानेंद्रियों कामेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा आदि का ज्ञान इस अवस्था में पाठ्यक्रम में प्रयुक्त करना चाहिए। शैशवावस्था में जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो खेल के द्वारा शिक्षा बहुत अच्छी होती है। आप खेल के थ्रू उनको समाज की भी चीज़ें सिखा दो, प्रेम व्यवहार भी सिखा दो, लोगों के साथ उठना बैठना भी सिखा दो, सहयोग सिखा दो, अच्छी आदत की हैबिट डलवा दो। ये सारी चीज़ें आप शिक्षा के थ्रू शैशवावस्था में ही कर सकते हैं। आपको शुरुआत से ही बच्चे को कंट्रोल में कर, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मारते रहिए। ठीक है, अच्छे से समझाइए, उनको ज्ञान दीजिए, प्यार से समझाइए, वो बच्चे हैं समझ जाएंगे, अभी तो नन्हे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं लिखिए। बाल विकास वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है। बाल विकास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या, अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है तो उसकी एक्टिविटीज़ को देखिए। आप आंसर में अगर उसका भी ध्यान करके लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा लिख जाएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं लिखिए। क्या होगी चाइल्डहुड में, जब ये मेंटल डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की बड़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है, बहुत ही तेज़ से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती है। जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती है, जो मूल इंस्टिंक्ट होती है, वो उसको सीखने में मदद कर देती है, जिसकी उसकी जिज्ञासा शांत होती है, उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। वो जब इस लेवल में आता है ना, तो वो 6 से 12 का ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सुनहरी एज होती है। इस चीज़ें बच्चे जो है ना रुचियाँ लेने लगते हैं कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, मुझे ये कदम उठाना है, सोचने लगते हैं, याद करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये क्षमता उनके अंदर डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ये रही बात की बात ये। ठीक है, नो डाउट आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्राकृतिक विभिन्नता, दैट मीन इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? कहा गया है ना कि इस पूरी पृथ्वी, कहा गया है ना इस पूरे वर्ल्ड में आपके हमशक्ल 7 लोग हैं। कितने हैं? टोटल 7 हैं। मेरे जैसे भी मुझको लेकर 7 हैं, आपके जैसे भी। लेकिन क्या वो 7 सेम हैं? क्या सभी का नाम शालिनी है? क्या सभी लोग एक ही जैसे हैं? नहीं ना, वो डिफरेंस जो फिक्स्ड है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। वैकल्पिक भिन्नता, शकल एक है
सब कुछ एक है, वो भी 7 लड़कियां ही होंगी, मैं भी एक लड़की हूँ, उनका भी नाम शालिनी होगा, मेरा भी नाम शालिनी, लेकिन और चीज़ें डिफरेंस हैं। तो वही है वैकल्पिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, एक बहुत मोटी कड़ी मैंने आपको बता दी, याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं तो अपने लिए बता दी, आप अपने लिए लेके चलिए, आपका जो भी नाम होगा आप सोचिए 6 लोग क्या आपके जैसे मिलेंगे, हम सकल तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या क्वालिटीज़ मिलेगी? नेवर। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं रहते। ये नेचर का ही नियम है कि कोई भी दो लोग एक जैसे कंप्लीटली कभी नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे शकल सूरत से हूबहू दिख तो सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव, उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में हमेशा डिफरेंस होगा। जुड़वा बच्चे होते हैं ना, ट्विंक्स कहलाते हैं, सेम शकल के होते हैं, सेम 5 मिनट का भी बर्थ का टाइम होगा या डिफरेंस होगा या तुरंत हुए, सब साथ में ही हुए, लेकिन क्या है उनमें भी चेंज होता है, उनके स्वभाव में, उनकी बुद्धि में, उनकी शारीरिक बनावट में, उनकी मानसिक बनावट में, उनके इमोशंस में, सब में चेंजेस होते हैं, उनके रंग रूप, शारीरिक गठन में, उनकी विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव, संदर्भ में एक दूसरे से कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। इस तरह उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं उसको ही वैकल्पिक विभिन्नता कहा जाता है, उसको ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। जब दो जुड़वा लोग एक जैसी क्वालिटीज़ को नहीं प्ले कर सकते हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छा आंसर राइट अपने तरीके से कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछता है आपको ये समझना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ लिखिए। बच्चे के डेवलपमेंट संचार माध्यम के 2 लाभ क्या हैं? बालक के ज्ञान का विकास होता है, जाहिर सी बात है संचार माध्यम है कि उसको जो चीज़ की जानकारी नहीं थी आपने उसे किसी माध्यम के थ्रू दे दी, वो माध्यम क्या यूज़ किया? संचार, यानी कि बातचीत के थ्रू दे दिया, समझा दिया, या कोई हिंट दे दिया या कोई क्लू दे दिया कि उसका विकास हो गया। बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है, ये संचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बात वो फैलते देर नहीं लगती। कैसे फैल गई, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, तो सामाजिक वातावरण में विकास उसका समझ में आता है कि नहीं मुझे क्या बोलना है, नाप तोल के रहना है, कैसे रूल रेगुलेशन को चलाना है, इन सब चीज़ों का जो विकास होता है वो सीखने से, बैठने से, कलीग से, संचार के थ्रू, बातचीत के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है उसका विकास होता है। ये विकास जो होता है ना, ये बाल्यावस्था से समाप्त होने लगती है और किशोरावस्था प्रारंभ होती तब देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन क्या है? थिंकिंग है और कुछ नहीं है। चिंतन, थिंकिंग, सोचना, विचार करना। आप किसी समस्या में हो तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, यही आपको लिखना है। राइट आंसर क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया का भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया। एक चीज़ लेनी है, चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सोच रहे हैं ना, चिंतन कर रहे हैं ना, कोई लिख के चिंतन नहीं करता। ठीक है, लिख कर कोई चिंतन नहीं करता, सिर्फ वो सोचते हैं अपने विकास, अपने माइंड में कि कैसे करना, कैसे करना, कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल, ये चीज़ें। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार का उपाय ज़रूर हो, कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढता, और जो सोचता है, जो चिंतन करता है, वही आगे बढ़ता है। उसकी इस प्रकार के सोचते और विचार करने की क्रिया को ही चिंतन कहते हैं। मैंने बहुत बड़ा आंसर राइट नहीं किया, ये आपको बड़ा इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने इसको वर्ड के फॉर्मेट में बनाया हुआ है, वर्ड में ये चीज़ें बनी इसलिए आपको बड़ा, कॉपी में जब आप लिखेंगे ना ज़्यादा 2 से 3 लाइन में आएगा। ठीक है, घबराइए मत कि वो बड़ा बड़ा मैंने लिया है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अधिगम से क्या तात्पर्य? अधिगम दैट मीन लर्निंग। लर्निंग से क्या तात्पर्य है? नए ज्ञान को अर्जित करना, नई चीज़ों को सीखना और विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा दी, 2 लाइन की है कि नए ज्ञान को अर्जित करना, नए ज्ञान को एक्वायर करना, सीखना। जैसे हम भाषा सीखते हैं ना, कहीं जाते तो वहाँ की भाषा को अर्जित कर लेते हैं, या कोई चीज़ हो रही तो उसको देख लिए, तो नए ज्ञान को सीखना, कोई नई चीज़ सीखना, नए कौशलों को सीखना, स्किल्स को ले आना, नए बिहेवियर को लाना, मूल्यों को सीखना, वैल्यूज़ को लेके जाना, इन्फॉर्मेशन को सीखना, संश्लेषित करना, इकट्ठा करना, ये सब क्या है? अधिगम है, सीखना है। हर एक दिन नई चीज़ सीखना, हर एक दिन कुछ नया सीखना, थोड़ा सा ही सीखना। ठीक है, हर एक दिन कुछ नया ज़रूर करना, वही क्या है? अधिगम है। चाहे भाषा में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी चीज़ को बनाने में हो, या समाज में कोई रोल प्ले करने को, या व्यवहार में हो, या रिश्ते निभाने में, कुछ भी हो, बस आपको डेली के डेली कुछ नया सीखना, वही आपका अधिगम है। अधिगम मतलब नया सीखना, अधिगम मतलब परिवर्तन ले आना। यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम का सीखना कहते हैं। यानी कि व्यवहार में चेंज है। व्यवहार में चेंज आने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बोलो मत, किसी से मिलो मत, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई चेंज नहीं। अपने अच्छा परिवर्तन ले आना। परिवर्तन का मतलब सिर्फ निगेटिव वाइब्स में नहीं, पॉजिटिव वाइब्स में ले आना है, कुछ अच्छा करना, गुड लुकिंग बनना और बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा होना,
इस उदाहरण से समझते हैं, जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। जैसे कोई दिया सलाई जल रही है और उसने हाथ लगाया, उस दिए को पकड़ने की कोशिश की, क्या हुआ, उसे गर्माहट महसूस हुई ना, वो उसका हाथ जलने लगा ना, उसने क्या करेगा, वो तुरंत हाथ को हटा लेगा। क्या दोबारा वो जाएगा? नहीं। मेरे घर में एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या होता है कि एक दिन चाय रखी थी और चाय गिर गई हल्की सी, उसको बस हल्की सी छू गई, वो ना डर गया बच्चा। अब दोबारा कभी भी मुझे डर होता है कि अब डरवाना है तो बता देते हैं चाय ले आ रहे हैं, वो डर जाता है, वो चाय नहीं पीता। मेरे घर का खुद का बच्चा है छोटा सा, तो ये चीज़ें क्या हुआ, एक बार वो डर गया, वो सीख गया, उसमें चेंजेस आ गया, अब वो चाय के नाम से डरता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं चेंजेस ले आने की, सिखाने की। तो बच्चा सीख गया, अधिगम कर लिया, अब वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न यहाँ पे है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। क्वेश्चन को समझा अगर ये कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आप वही आंसर राइट। अच्छा, क्या सम्मेलन का मतलब क्या होता है, ढेर सारे लोग। विचार गोष्ठी का मतलब क्या होता है, ढेर सारे लोग बैठेंगे, अपना अपना विचार देंगे, अपना अपना मत रखेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा है। आपको इस क्वेश्चन से दो चीज़ें मिल गई, सम्मेलन और विचार गोष्ठी, बस इसी पे बात बनाकर लिख दीजिए अपनी, सिंपल है। अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि, जाहिर सी बात है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा होता है, इसके थ्रू बच्चे का जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो बहुत अच्छी होती है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन और विचार विमर्श और समस्या का समाधान ढूंढते हैं। कुछ विद्वानों ने क्या किया है, मिलकर सम्मेलन के द्वारा या विचार विमर्श करके अपनी थॉट और थिंकिंग को शेयर करके, बात को रख कर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समस्या का निवारण करते हैं। ठीक है, विचार गोष्ठी विधि, विचार गोष्ठी प्रविधि अनुदेशन की एक ऐसी प्रविधि, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिससे चिंतन, थिंकिंग का जो लेवल है, उस अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। विचार करना, आपको आज का एक टास्क दे दिया गया है, आपके घर वालों ने कहा कि आज मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक दे के जा रहा हूँ, आऊँगा तो आपसे ये चीज़ पूछूंगा, तो आप सोचोगे ना, आप मन में लाओगे ना। कॉलेज में कोई कंपटीशन है, ठीक है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो आप सोचेंगे ना कि मैं बेस्ट कैसे करूं, कैसे आप अच्छा करेंगे, तो आप सोचेंगे ना, अंतः प्रक्रिया करेंगे ना, खुद बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस टेक्निक होती है। देखिए क्या है, सम्मेलन विधि द्वारा सीखना या अधिगम। आधुनिक समय में सम्मेलन प्रविधि का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बड़ा है, हर एक फील्ड में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है, कहीं भी हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, हर जगह इस प्रविधि का यूज़ करके चीज़ों को निवारण किया जाता है, चीज़ों को खोला जाता है। मन में रखने से वो चीज़ें दूसरा रूप ले लेती, जैसा कि आप विचार विमर्श करके उस चीज़ का सलूशन निकाल लो, उस चीज़ को बढ़िया कर लो, बेहतर कर लो, हर फील्ड में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम प्रविधि है। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, 25वां आंसर आपको सामने ये रहा, पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, अब ये समझते हैं। सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावलो के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया, घंटी बजी, उसकी लार टपक गई। पावलो के अकॉर्डिंग, पावलो ने कहा जैसे घंटी बजेगी कुत्ते की लार टपकना शुरू हो जाएगी। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच में एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिससे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। घंटी बजी, उसकी लार गिरी, तो ये एक अनुबंधन का साहचर्य उसके अंतर्गत घंटी और कुत्ते के बीच में कायम कर दिया गया, ऐसा पावलो साहब ने कहा। पावलो ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से श्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन रेनफोर्समेंट कहा। ये कुत्ते की जो बात, आपका क्वेश्चन था, ये पावलो साहब का नियम था, पावलो सिद्धांत पे ये चीज़ें थी कि जैसे आप घंटी बजाओगे उसको लगेगा कि मुझे अब खाना मिलेगा, कुत्ते की लार टपकना शुरू हो जाएगी। एक बार तो उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ता आगे निकल कर आया, उसको खाना दिखा, उसकी लार टपक गई। दोबारा किया, फिर घंटी बजाई, फिर कुत्ता आया, फिर खाना उसको दिखा, फिर उसकी तीसरी बार क्या किया उन्होंने, घंटी तो बजा दी, ठीक है, घंटी तो बजा दी, लेकिन खाना नहीं दिया और कुत्ते की लार टपटपकना टपक गई। तो ये चीज़ें क्या हुई, ये अनुबंधित अनुकूलन के सिद्धांत पे आधारित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न ये रहा, सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण बताइए और उपाय बताइए कि कैसे आप दूर करेंगे। पठार का मतलब होता है रुकावट, बाधा, ठीक है, कारण कोई की नहीं कर पाए, कैसे, प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा अगर नहीं है, आप किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित नहीं है तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका मन नहीं है, घर वाले आपको ज़बरदस्ती करा, कितने दिन करोगे आप, 6 महीने, 1 साल उनकी बात रखने के, एक दिन क्या करोगे, या तो आप भाग जाओगे और या तो आप कोई और तरीका निकालोगे, छोड़ दोगे, कुछ और करने लगोगे, या लड़ाई झगड़ा करोगे। जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती करवाए कुछ नहीं होता। तो एक कारण तो ये हो गया, अभ्यास का अभाव है, प्रैक्टिस ही ना करो। जैसे कि मैथ है, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है।
तो यही चीज़ें यहाँ पर ये 2 कारण हो गए। अब उपाय देख लीजिए क्या है, विभिन्न संसाधनों से हमें प्रेरणा देना, हर तरीके से मोटिवेट हो जाओ, हर तरीके से आप मोटिवेटेड रहिए कि नहीं अच्छा ये नहीं हुआ। असफल होना और हार जाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। असफल का मतलब है हम कोई काम कर रहे थे, असफल हो गए तो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। हार जाने का मतलब क्या होता है, आप एकदम से हो गए, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही है कि हर तरीके से आप मोटिवेट रहो तो ये आपके सामने दुविधा ही नहीं आएगी। ठीक है, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने का उपाय करना, थको ही नहीं आप, इतना मतलब खाओ पियो स्वस्थ रहो तो आपको थकान ना लगे, आप हैरश ना हो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही। आदतों को सुधारने का प्रयास करें, टाइम पे पंक्चुअल बैठें, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। पढ़ाई के लिए ही पढ़ा रहे, आप टाइम पे बैठोगे, अपने को वक्त दोगे पढ़ाई में, जितना टाइम आप मोबाइल में दोगे उससे ज़्यादा पढ़ाई पे तो देखिए आप में बाधा आएगी ही नहीं। तो ये सारे उपाय होते हैं। ठीक है, अच्छी लोगों के संगत में रहना, अच्छे विचारों को सुनना, बातों को लेना, ये सब। 27वां है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान और कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है एक पन दो काज। ठीक है, याद रखिएगा अधिगम स्थानांतरण, मुझे भी पूरी चीज़ें नहीं याद रहती हैं, कभी नहीं याद रहती। मैं ये बड़ा वाला जो टॉपिक होता है वो पकड़ती हूँ, उसके लिए एक एटम बम रखती हूँ कि इसका अधिगम स्थानांतरण आया, टेट में आया, सुपर टेट में आया, सी टेट में आया, कहीं भी आए, कुछ नहीं है। एक पन दो काज, एक जगह इस्तेमाल करो और दोनों जगह काम हो जाए, यही है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, बस कुछ नहीं है। जाहिर सी बात आपके शब्दों में क्या कह रहा है कि एक किसी क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान कौशल या किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल में सीखने में प्रयोग होना। आप एक जगह कोई चीज़ सीख लो, उसको दूसरी जगह भी अप्लाई करके यूज कर सको, उसका उपयोग कर सको। दूसरे शब्दों में अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य विषय परिस्थिति में करना। एक जगह आप सीख के दूसरी जगह आपको इस्तेमाल करना। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको जो बता दूँ, आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। आपको अगर साइकिल चलानी आती है, आप स्कूटी भी चला लेंगे, बाइक भी चला लेंगे, आप कार भी चला लेंगे, लेकिन आप साइकिल चला के हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पाएंगे, आप साइकिल चला के ट्रेन नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने साइकिल सीख ली, 2 पहिए की साइकिल है, 2 पहिए की गाड़ी है, आपकी जो बाइक होती है, दोनों सिमिलर है, हल्का सा फंक्शन चेंज आप सीख जाएंगे, लेकिन आप इसको सीख के हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। ठीक है, आगे बात देखते हैं क्या है। प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं, ये नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्ड है डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड इंक्लूड किए गए हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी, ये अगर मर जाएगा ना तो आप फाइट करना छोड़ देंगे, आप कंपटीशन करना छोड़ देंगे, और जो कंपटीशन करता है ना वो दमदार राजा होता है। सही बात है, बात को मानिए, हकीकत है, फैक्चुअल है। ये आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, जो आपके राइवल्स होंगे उनसे आपके राइवल्स क्यों हैं ये आप बना के लिखिए, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताने हैं। बच्चे जो ये भूल जाते हैं, जो भूलने की बीमारी होती है, दिक्कत है, जो भूलने की प्रॉब्लम देखने को सामने आती है, वो क्यों है, उसके आप 2 उपाय बताइए। आपको 2 बताना था, मैंने ढेर सारा ले लिया, आपको अगर 1-2 भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा। पाठ की विषय वस्तु, आप प्रेजेंटेशन जब क्लास में दो, अच्छा दो ना। आप जाने के बाद जो है क्लास में इतना मतलब जोर जोर से चिल्ला के बच्चों को पता डांट दो, बच्चे कुछ पढ़वे नहीं करेंगे, सही सी बात है। आप इंट्रो देने जाओ, उसके बाद बस एकदम टाइट रहो, एकदम अकड़ टाइप में रहो, बहुत दिखाओ मुझे बहुत आता है, कुछ नहीं आएगा, बच्चे बाद में कहेंगे कुछ नहीं आता है। तो एक बात ये है, आप विषय वस्तु अच्छी चीज़ दो ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो चीज़ अच्छे करोगे तो उनको याद रहेगा कि हाँ उन सर ने, उन मैम ने बताया था। पूरे पाठ का स्मरण, पाठ को रिवाइज करना। हर चैप्टर की वजह समरी दी जाती है, क्यों दी जाती है, कुछ चीज़ें आप फैक्चुअल सोचा करिए ना। समरी इस पहले पूरा चैप्टर बड़ा सा रहेगा, लेकिन समरी उसकी एक ही पेज की रहेगी। ठीक है, आपने चैप्टर समझ लिया, जब भी टाइम मिले समरी पढ़ लो, बस काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पाठ का अधिक स्मरण, बार बार मतलब रिवाइज करना। ठीक है, ये चीज़ें। 4th है बालक का स्मरण करने में ध्यान, मतलब आप कोई चीज़ रिवाइज करो तो उसमें थोड़ा ध्यान लगा के करो कि हाँ ठीक है। अब ऐसे बस किताब खोल के बैठे रहो तो नहीं हो पाएगा ना। अधिक समय तक स्मरण रखने पर विचार है कि मतलब बार बार जैसे होता है ना कि आप एक चीज़ पढ़ लो, उसके बाद बैठ के रिवाइज करो कि मुझे मन में याद करो कि क्या क्या याद हुआ। फिर विचार साचर के नियम को बताना, अपनी बातों को शेयर करो। होता है ना कि इसीलिए ग्रुप में बैठते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था तो ये आप बता दो, ये वो बता दे। पूर्ण और अत्यंत युक्त विधियों का, कुछ चीज़ें जैसे कंप्लीट हो जाएं, कुछ चीज़ों को अच्छे से कर लेना, बता देना, वो सारी चीज़। ससुर वाचन है, बहुत सारे लोग बच्चे रट के याद करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं, तो याद होता है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो चीज़ जो है मन में पढ़ी जाती है वो ज़्यादा याद रहती है, हमेशा मन में रहती है, और बोल बोल के याद को नहीं रहती, लेकिन अपना अलग अलग है, कहने और होने में फ़र्क होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
बुद्धि लब्धि का सूत्र बहुत बढ़िया प्रश्न है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, ये सूत्र किसने दिया था ये बात बताइएगा। इस सूत्र से दो नाम आता है, एक स्टर्न का और एक टर्मन का। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, दोनों से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर की। अति लघुत्तरी कर लिया, बहुविकल्पी किया था, अब बारी है लास्ट जो कि 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 31वां प्रश्न क्या है? बालक के विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। बच्चे के डेवलपमेंट में जो कारण निकल कर आ रहे हैं, उनका विकास क्यों नहीं रहा, वो आपको बताना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, थकान है, ऊबना है, परिपक्वता है, संवेगात्मक दशाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं। ये सारे, संवेदना नहीं होगी तो काम अच्छा नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण, हर चीज़ को हर अनुभव से देखना। थके रहेंगे हर चीज़ें तो मन नहीं लगेगा, ऊब जाएंगे तब भी मन नहीं लगेगा। मैच्योरिटी नहीं रहेगी किसी चीज़ को समझने की कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो भी। इमोशंस के भी आपको कब कौन से इमोशन प्रेजेंट करने हैं, क्या कैसे बिहेव करना है, ये सब भी आना चाहिए। आपको उसकी नीड की आवश्यकता होनी चाहिए, नीड की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखना, नहीं रहेगा तो आपका अधिगम बिल्कुल नहीं होगा। अभी प्रेरणा नहीं होगी तो नहीं कर पाए, ध्यान लगाकर नहीं कोई चीज़ सीखेंगे तो कभी नहीं होगा। आपके पास इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए, आपके अंदर अभिवृत्ति होनी चाहिए, तभी ये सारे कारक हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपका अधिगम किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं होगा, चाहे पढ़ाई में हो, कुछ भी हो। थके रहेंगे हर समय, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये नहीं आएगा, तो आपका अधिगम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इस संधि काल का शिक्षक और अभिभावक के लिए क्या महत्व है? जब वह किशोरावस्था में कदम रखने लगता है, बाल्यावस्था उसकी कंप्लीट होती है, किशोरावस्था में जाता है, तो टीचर और पेरेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, किशोरावस्था में किशोरों के विकास का शिक्षक पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यालय में भी स्कूल का अनुशासन बहुत सख्त नहीं है और विद्यालय की भावनाओं का आदर किया जाता है कि विद्यार्थी को पढ़ाई करने में आनंद है, मतलब बहुत सख्त नहीं रखना है। इतने सारे बच्चे आते हैं विद्यालय में कि उनके हिसाब से व्यवस्था को मेंटेन करके रखना कि उनको डर ना लगे, वो सीखें, स्कूल में आए, बात करें, पढ़ाई करें, अपनी बातों को फैलाएं, अपनी बातों को रख सकें। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना टीचर को चाहिए, कि नहीं तो वो जैसे उस लेवल में बढ़ेंगे तो वो समय होता है कि आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते पे जाएंगे। अगर वो आप उसी समय उनको मारने लगो, डांटने लगो, तो वो एक विरोधी टाइप के हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर समय आप बच्चे को डांटते ही रहो, उससे ना उनका जो वो एक होता है कि अंदर से सीखने वाली इंस्टिंक्ट होती है, वो गलत तरीके से ले जाएगी, वो विरोधी हो जाएंगे, वो हर चीज़ के लिए फिर लड़ाई करने लगेंगे। तो इस चीज़ का टीचर को ध्यान रखना चाहिए पूरे स्कूल में। ठीक है, शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित रहें, हंसमुख टाइप के रहें, उत्साहित हों, बच्चे में छिपी प्रतिभा को निखारें। मतलब शिक्षक का जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, बच्चों से रिलेट कर उनके फ्रेंडली व्यवहार करें, उनकी बात को समझें, सीखें। ये नहीं कि हर समय उनको डांट दे, चुप करवा दे, उनकी बातों का आंसर ना दे, बोले कल देंगे, कभी ना बताएं, ये सारी चीज़ें। शैक्षणिक और सामाजिक कौशल दोनों की भूमिका के अतिरिक्त विद्यालय, अभिभावक और किशोरों के मध्य पीढ़ी अंतराल को कम करने का दायित्व भी निभा रहा है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग करवाइए, बच्चे में क्या चेंजेस ले आने, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे उनका टाइम बिहेवियर है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में दोनों को बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का दायित्व है। वहाँ पे घर पे वो एक टीचर उनके माँ बाप हैं और स्कूल में तो टीचर हैं ही हैं, दोनों को देखना है, दोनों को समझना है, दोनों को विकास करवाना है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। समय समय पर अभिभावक को बैठक लेनी चाहिए कि कैसे पढ़ाना, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, मित्र की तरह रहना, चाहे वो माँ बाप का हो या टीचर का हो, सबको उनको लेके चलना, उनको समझना। वो समझदार हो जाएंगे तब आप उनको दूसरे तरीके से समझा सकते, लेकिन अभी वो छोटे हैं, अबोध हैं, तो उनकी आपको हेल्प करनी होगी। इसीलिए बहुत प्रभाव पड़ता है दोनों पे। फिर 33वां है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का नाम बताइए। क्या क्या है? रोडसा का प्रशिक्षण है, इनका इंक ब्लॉक टेस्ट है, याद रखिएगा। कार्ड वर्ड कितने यूज़ हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, नाम पूछा जाएगा। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें कार्डों की संख्या कितनी है, क्या क्या है, ये पूछ लेगा। एक टॉपिक 2-3 क्वेश्चंस को ले आता है। शब्द साहचर्य परीक्षण किसका है, वाक्य पूर्ति किसका, कहानी पूर्ति किसका है, ये सारे टेस्ट हैं जो उनकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए किए गए थे। फिर है 34वां प्रश्न है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में क्या उपयोगिता है। ट्रायल और एरर मेथड का जो एक मेथड बताया गया है वो थॉर्नडाइक साहब ने बताया है, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। यहाँ पे राइट आंसर इस प्रकार, प्रयास त्रुटि का शिक्षा में यह महत्व है कि व्यक्ति अपने प्रयास से सीखता है। जितना प्रयास करेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। अधिगम के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति का होना बहुत, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए पॉजिटिव मनोवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका विकास अच्छा होगा।
अध्यापक छात्रों को अनेक प्रकार से सीखने के लिए तत्पर करता है, किंतु जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, उनकी मनोवृत्ति अधिगम की नहीं होगी, तब तक अधिगम नहीं होता। खुद से आप सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, टीचर आपको कितना भी करे, नहीं 1-2 बार 1 घंटे मानेंगे, 2 घंटे बाद, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर आप नहीं मानेंगे। इसलिए उन चीज़ों को सीखने के लिए आपको खुद प्रिपेयर रहना पड़ेगा, खुद अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से अच्छा अधिगम होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव नई परिस्थिति में रखा जाता है तो वह बिना सोचे समझे कई तरीके का प्रयास करता है। वह क्रिया निरर्थक और दोष, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको 50 टाइम करना पड़े और आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन क्या होगा, अंतोगत वो लास्ट में 51-52 बार हो जाएगा, हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 50 बार करो वो चीज़ ना हो जाए तो आप करो ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर है। ट्रायल और मेथड यही था कि आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें अंतोगत तो निखर जाएंगे और आपका काम बन जाएगा, वो प्रैक्टिस करने का आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्किनर नेक्स्ट यहाँ पर है, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत का उल्लेख करिए। ठीक है, अब ये सिद्धांत का जो उल्लेख है ये क्या है। स्किनर अधिगम हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व देते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि उद्दीपन को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है, क्रिया और पुनर्बल को। कोई चीज़ है बार बार क्रिया करो और उनको प्रेरित किए रहो, इन्होंने इसको इंपॉर्टेंस दी है। हर एक लोगों ने एक दूसरे की बात को काट कर अपना अपना मत दिया है। ठीक है, स्किनर के अनुसार छात्रों को पुनर्बलन देकर उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक। उनको आप अच्छा मोटिवेट कर दो, खूब बढ़िया से उनको समझा दो तो आप उनसे कोई भी अनुक्रिया करवा सकते हो, वो सहायक होती है, ऐसा पुनर्बलन का कहना है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सदैव अनुक्रिया और पुनर्बलन के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगर इस रूल पे रहते हैं तो हमेशा वो ज्ञान को अर्जित ही करते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र स्वभाव से गलत अनुक्रिया करते हैं उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जैसे वह उचित मार्ग पर, जैसे कोई गलती कर देते हैं तो ये नहीं तब भी उसमें उसको सकारात्मक दो, नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत चोरी करके और वाह वाह करो, ऐसा कुछ नहीं, उस वक्त डांटो, तभी उनका पुनर्बलन सही रास्ते पर उचित मार्ग में होगा। ठीक है, ये बात स्किनर साहब ने कही। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सीखने सिखाने और विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान बताएं। सीखने सिखाने में क्या योगदान है, वो विद्यालय व्यवस्था को लेकर, समुदाय को लेकर, ये सीखते हैं। इसका राइट आंसर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में सदस्यों का अभिप्रेरणा परम आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मेंबर हैं उनका समझाना, उनका प्रेरित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद्यालय के प्रमुख रूप से छात्रों को सिखाया जाता है। स्कूल में ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और छात्र विद्यालय की शैक्षिक परिस्थिति, जो स्कूल की सिचुएशन होती है, उसके द्वारा अच्छा से अच्छा विकास कर पाते हैं। इस प्रकार विद्यालय में प्रमुख कार्य सीखने सिखाने का होता है। सबसे ज़्यादा जो मेन वर्क है वो सीखने सिखाने का विद्यालय में होता है। तो अच्छा व्यवहार रखो, व्यवस्था को देखो, किसी को डांटो नहीं, हर चीज़ का निवारण किए रहो, हर चीज़ की उपलब्धता हो कि बच्चे का इस्तेमाल करें। उनका पूरा सिर्फ स्कूल का मोटिव ये होना चाहिए कि हर एक बच्चे का विकास, हर एक बच्चे का विकास, ये नहीं कि सिर्फ एक बच्चे का, हर एक बच्चे का विकास होना चाहिए, वो भी होल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। 37वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि और पूर्ण दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर है। आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत से इस बात को लिख सकते हैं कि आप अंतर्दृष्टि और पूर्ण दृष्टि निहित मतलब पूरा कंप्लीटली दे देना, अपने हर एक चीज़ को एक चींटी जो कोई रास्ते पे चढ़ती है बार बार गिरती है, 1000 टाइम गिरती है, लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती ना, वो पूरी दृष्टि से, पूरी मेहनत से लगी रहती है, आगे बढ़ती है और अंततः वो चढ़ जाती है। ये कहावत चींटी के बारे में बहुत हमेशा से कही गई है। कुछ चीज़ें आप उस चीज़ से भी सोच के किया करिए। तो ये आंसर थॉर्नडाइक के क्वेश्चन पे बेस्ड है कि उन्होंने बार बार प्रयास करवाया, बार बार प्रयास किया और लास्ट में वो काम होता गया। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें सिद्धांत के बेस पर डायरेक्ट पूछी गई है। 38वां प्रश्न आपके सामने है, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अवधान को जो इफेक्ट करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। उद्दीपक की प्रतिका नेचर, ध्यान का केंद्रीकरण उद्दीपक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान नहीं रहेगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, कोई नेचर ही नहीं फॉर्म होगा कि आप उस चीज़ को लर्न कर पाएँ। जैसे रंगीन और भड़कीले पोशाक पहनने वाले लोग ज़्यादा ध्यान ले, कोई बहुत चटक मटक पहन के चला आए तो सबका ध्यान अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ें उद्दीपक के उद्देश्य, एम ऑफ द स्टिमुलस, स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिशील वस्तु पर अधिक। कोई चीज़ अगर रखी हुई है इस पर ध्यान नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही, कोई गाड़ी चल रही है, इस पर ध्यान जरूर जाएगा ना। मेज पर रखा हुआ खिलौना इतना ध्यान नहीं लेगा जितना कि चलता हुआ खिलौना लेगा। वो रखा हुआ कुछ नहीं, कोई खिलौना दौड़ रहा है, रिमोट कंट्रोल कार चल रही है, तो आपका दिमाग उसी पर लगा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं उद्दीपक में। नेक्स्ट देखते हैं क्या, उद्दीपक की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, जो वस्तु हमारे सामने अधिक समय तक रहती है, बार बार दिखती है, हमारा ध्यान उस पर रहता है, और जो थोड़े सेकंड के लिए आई वो हट गई तो कहाँ ध्यान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। यही कारण कि बच्चों के सामने पाठ को बार बार बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बार जैसे आप एक बार रिवाइज करो, कोई इसीलिए होता है ना स्कूल में कि टीचर पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं अच्छा अब तुम पढ़ो, अच्छा अब तुम पढ़ो, क्यों पढ़ते, सबको पढ़वाते हैं, सबका ध्यान लगा रहे। ठीक, उद्दीपक की स्थिति है, उद्दीपक की स्थिति में समानता
रहने पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, लेकिन जब स्थिति में असमानता होती है तो हमारा ध्यान अचानक ही चला जाता है। जैसे कोई चीज़ नॉन कॉन्टिन्यूअस उसी तरीके से हो रही बार 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 बार, लेकिन अगर उसमें सडनली कोई चेंज लाया गया तो क्या करेंगे, अरे वाह ये कैसे हो गया। होता है, अक्सर होता है। ये हर चीज़ें थोड़ा लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। बहुत सब कुछ नहीं है। मैंने तो आपको आंसर बताया था इसलिए मैंने आपको आंसर के थ्रू समझाया, लेकिन आप इसको अपने शब्दों में भी लिखिएगा, ठीक है, मुझसे बस समझ लीजिए। जैसा हम प्रतिदिन सही स्थिति में खड़े मकान को देखते हैं, लेकिन आज उसकी दीवार गिर गई हो तो ध्यान स्वतः ही अपने आप चला जाएगा। जैसे कोई जैसे भूकंप वगैरह, जैसे कभी आंधी वांधी आई और दीवार एक साइड की रही हो, वो सपोर्ट नहीं रहा, गिर गई तो क्या होगा। आप उस घर को कभी नहीं देखते थे, लेकिन अगर गिर गई है तो जरूर देखेंगे। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ नया हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। सांख्यिकी क्या होती है ये समझते हैं। राइट आंसर है, सांख्यिकी समाज के तथ्यों के बारे में निश्चित और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करने का सहायक होती है। समाज के बारे में जो एक डाटा होता है ना, कि एक डाटा एनालिसिस क्या रहता है, अरे ऐसा चीज हो रहा है, ऐसा ऐसा आजकल समाज में चल रहा है, लोग की बातें ऐसी हैं, धारणाएं ऐसी, इसकी सहायता से शोधकर्ता और भूतकालीन वर्तमान तथ्यों का भविष्य का पूर्ण। इसमें क्या होता है, इस सांख्यिकी के थ्रू ही, अरे अच्छा अब ऐसे था तो ऐसे होगा, उनके यहाँ ऐसे था तो ऐसे होगा, कैसे काम करेगा, अच्छा अब ये करना है, ये सही पूरा अनुमान लगाया था। भविष्यवाणी ज़्यादा की जाती है सांख्यिकी के बेस पे। आपके पास कोई चीज़ें हैं, जैसे बजट आपके पास है तो अभी तभी आप सोच पाएंगे, अच्छा मुझे अब ये करना है, इस पैसे को मुझे वहाँ लगाना है, इस पैसे को मुझे वहाँ लगाना है, यहाँ से और आगे बढ़ना है। यही सारी चीज़ सांख्यिकी का उपयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये जो सांख्यिकी है ये आर्थिक चीज़ों के फैक्टर में देखने में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर इसका ज़्यादा उचित विकास होता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, 40वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अब उसमें जो है आपको मध्यमान निकालना था। मध्यमान का रूल होता है कि सभी राशियों का योग अपॉन कुल राशियों की संख्या। आपको राशि दी हुई थी, सभी राशियों को आप जोड़ देंगे और कितनी राशि थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। सभी राशियों का योग, सारी राशियों का योग करें, कुल राशियों की संख्या कितनी थी 8, कितना निकल के आएगा 164/8। राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 20.5। क्या लिखा हुआ 20.5। आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, मध्यमान निकालने को, मध्य निकालने को, मध्यिका निकालने को आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं 1 2 क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है, नो डाउट। आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमने आज 40 क्वेश्चन को किया, काफ़ी लंबा पेपर पड़ता है, मैंने आपको आंसर के रूप में दिखाया। मेरा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी बातों को समझ लीजिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आंसर आपको अपने तरीके से लिखना है, बेस्ट आप अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी लोग नए हैं वो जाते जाते सभी की जिम्मेदारी है कि मुझे एक कमेंट जरूर डालते हुए जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको किसी भी तरीके से मदद मिली या नहीं मिली। हम कल सुबह 10 बजे नई क्लास के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।